भारत के संविधान का भाग 19 बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष रूप से शासन और प्रशासन इसकी दृष्टि से महत्व का इस प्रकार का भाग है। इसमें शासन में रहने वाले लोगों के अधिकार और प्रशासनिक कामों को देखने वालों के अधिकार, इसके व्याख्या की गई है। कौन किस प्रकार से किस अधिकार के कार्यक्षेत्र में अपने काम को संभाले, इसकी बृहद व्याख्या इस भाग में की गई है। इस भाग का और गहराई से विचार करें तो ये ध्यान में आता है कि अंग्रेजों के यहाँ रहते हुए भी प्रशासन तो चल ही रहा था, लेकिन उनके प्रशासन की मानसिकता दमन की थी, जबकि अब जो प्रशासन करेंगे उनकी मानसिकता दमन मुक्त भारत इस प्रकार की होनी चाहिए। और उसी प्रकार की व्याख्या करते हुए इस भाग में अधिकारों की बात कही गई है। और इस पर नंदलाल बोस ने जिस चित्र को अंकित किया है वह एक नई कहानी कह सकता है, इस प्रकार का चित्र है। क्योंकि भारत की स्वाधीनता का आंदोलन दो धाराओं के द्वारा संचालित था। एक धारा थी अहिंसा की, जो कहती थी कि हम असहयोग करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और इस प्रकार से अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे या मानसिक रूप से तैयार करेंगे। दूसरी धारा थी कि हम शस्त्र का सहारा लेके और क्रांति का सहारा लेकर इनके मन में भय निर्माण करेंगे और इस भय के कारण वो अपने आप भारत छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। इन दो धाराओं को समान रूप से चलाने वाले दो प्रमुख नेता थे। एक तरफ अहिंसा के मार्ग के प्रणेता या नेता महात्मा गांधी थे, तो दूसरी ओर डर, भय, आतंक पैदा करके और अंग्रेजों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर करना, इस प्रकार की मानसिकता से काम करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। दोनों का अनुकरण करने वाला समाज बड़ी मात्रा में था। और 1942 का आंदोलन, 1942 में जो असहयोग या भारत छोड़ो आंदोलन था, वह वास्तव में इन दोनों धाराओं का मिला जुला आंदोलन था। दोनों धाराओं का प्रभाव अंग्रेजों पर पड़े और अंग्रेज भारत छोड़े, इस प्रकार की बात थी। लेकिन 1942 का यह आंदोलन जो है वो उतना सफल नहीं हो पाया। लेकिन उस आंदोलन में दोनों धाराओं का होना ये प्रमाणित करता है कि भारत का जनमानस दोनों प्रकार का था। और इस दोनों प्रकार की मानसिकता के आधार पर नंदलाल बोस ने यहाँ स्वाधीनता के पूर्व की स्वाधीनता, उसको चित्र के द्वारा अंकित किया है। यद्यपि हम मानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हुआ, लेकिन उससे एक वर्ष पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार को स्वाधीन कर लिया था। वहाँ से अंग्रेजों का प्रशासन हट चुका था। उसके बाद उन्होंने असम पर आक्रमण करते हुए मणिपुर को स्वाधीन कर लिया था और सिंगापुर में अपनी सेना को संचालित करते हुए, सेना का प्रबोधन करते हुए, प्रशिक्षण करते हुए वो भारत पर आक्रमण करने वाले थे ताकि अंग्रेजों को हम यहाँ से भगा दें। और अंग्रेजों की सेना में भी विद्रोह का वातावरण था, तो उस विद्रोह का भी लाभ उठाए। अहिंसा के आंदोलन के कारण जो एक अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है, उसका भी लाभ उठाए और एक भय निर्माण करके अंग्रेजों को यहाँ से बिना शर्त जाने के लिए मजबूर करे। इस प्रकार की एक बड़ी सुंदर स्थिति उस समय निर्माण हो चुकी थी। लेकिन महात्मा गांधी को क्योंकि यह मार्ग स्वीकार नहीं था, महात्मा गांधी देश के अंदर थे, नेताजी देश से बाहर से आक्रमण करने वाले थे। यद्यपि उन्होंने महात्मा गांधी के पास अनुरोध करते हुए एक भाषण भी दिया सिंगापुर से, जो उनका रेडियो का भाषण बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने बापू से अनुरोध किया कि मैं
आक्रमण करने जा रहा हूँ, सेना में विद्रोह है ही और उसके कारण अंग्रेज मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे और बिना किसी हिंसा के हम देश को स्वाधीन कर लेंगे। लेकिन महात्मा गांधी के मन में क्योंकि युद्ध यानी हिंसा यही एक समीकरण बना हुआ था, इसलिए उनको यह बात जची नहीं और उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ये कह दिया कि नहीं, मैं आपका अनुमोदन नहीं कर सकता। और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने भी उन्हें फिर बंदी बनाकर, वो एक अलग इतिहास है, वो बंदी बनाए गए, वहाँ से उनको दूसरे देशों में बंदी, राजनीतिक बंदी के रूप में भेजा गया। लेकिन एक एक्सीडेंट होकर उनकी मृत्यु हो गई ऐसा दिखाया गया। तो ये एक लंबी कहानी है, लेकिन कुल मिलाकर इस चित्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बापू को आह्वान कर रहे हैं और पहले से ही एक प्रशासन उन्होंने तंत्र खड़ा कर दिया था। 11 देशों ने उनकी स्वाधीनता को स्वीकृति भी दी थी, उनकी अलग करेंसी भी बन चुकी थी, इतना सब हो चुका था और इसलिए देश का प्रशासन, देश का शासन, इसके लिए जो बात इस संविधान में लिखी गई है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण नेताजी प्रस्तुत कर चुके थे। यह संकेत देने के लिए ही नंदलाल बोस ने नेताजी बोस का चित्र और उनकी सेना का चित्र यहाँ अंकित किया है। पूरे संविधान के इन चित्रों की मालिका को हम यहाँ तक देखते हैं अगर भाग 19 तक, तो ये ध्यान में आता है कि सबसे पहला चित्र तो मोहनजोदड़ो का था, जो कि एक प्रकार से बहुत पुरानी 4,500 साल पूर्व की घटना है। और उसके बाद क्रमशः एक ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार एक के बाद एक घटनाओं का आधार लेते हुए नंदलाल बोस ने चित्रों को अंकित किया है। और अंतिम चित्र जो है 19वें भाग का, वो इस प्रकार से नेताजी का चित्र उन्होंने अंकित करके पूरे स्वाधीनता आंदोलन और भारत का गरिमामय अतीत, इसको इन चित्रों के द्वारा जनता के सामने लाया है। तो इस प्रकार से यह जो चित्र है, इस चित्र के पीछे की एक और कहानी ये भी कही जा सकती है कि 1942 का आंदोलन चूंकि असफल हो गया, यद्यपि उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी पूरा भाग था, उन्होंने भी पूरा हिस्सा लिया था। कई कांग्रेसी नेताओं को संघ के बड़े बड़े प्रमुख कार्यकर्ताओं के घरों में शरण भी दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लेना है ताकि 42 का आंदोलन असफल हो जाए, यह नीति अपनाई थी। और इसलिए कई नेता, जयप्रकाश नारायण से लेकर और कई नेताओं के नाम आते हैं कि जिन्होंने संघ के अधिकारियों के घरों में अपना आस्थाना रखा, अपनी शरण ली और अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाया। और संघ के स्वयंसेवकों ने अपना पद छोड़कर, जैसे कि डॉक्टर हेडगेवार ने एक परंपरा निर्माण की थी कि अगर किसी आंदोलन में हिस्सा लेना है तो संघ का जो भी पद है उस पद से मुक्त होकर एक सामान्य स्वयंसेवक के नाते आपको आंदोलन करना चाहिए। तो इस प्रकार से कई हजारों की संख्या में, कहीं मेरठ में तो कहीं विदर्भ में तो और बाकी कई स्थानों पर संघ के स्वयंसेवकों ने इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी और पूरे आंदोलन को सही दिशा देने के लिए कोई नेतृत्व न होने के कारण 42 का आंदोलन असफल रहा। और उसी असफलता के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये आह्वान किया था कि अब ऐसा अवसर है कि इस समय अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया जाना चाहिए और वो युद्ध के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार से युद्ध के माध्यम से सत्ता पाना, अहिंसा के माध्यम से सत्ता पाना, इन दोनों की स्पर्धा में अंततः अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया और भारत का बंटवारा होने तक की स्थिति निर्माण कर दी। और भारत का बंटवारा होकर हम अपने आप को भले ही स्वाधीन हुआ ऐसा मानते हैं, लेकिन वास्तव में भारत उस समय विभाजित हुआ और विभाजित भारत को 2 हिस्सों में स्वाधीन करते हुए अंग्रेज यहाँ से गए। तो ये एक अलग कहानी है, लेकिन इस चित्र के साथ जो बात कही जानी चाहिए वो यही है
कि भारत की स्वाधीनता वास्तव में 15 अगस्त से पूर्व नेताजी प्राप्त कर चुके थे, जिसको विश्व के 11 देशों ने स्वीकृति भी दी थी। और इसलिए स्वाधीनता पूर्व की स्वाधीनता ये शीर्षक देते हुए इस चित्र की व्याख्या इस पुस्तक में की गई है। और मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में एक ये अनछुआ पक्ष ये अपने नंदलाल बोस के इस चित्र के माध्यम से जनता के सामने आया है, और इसलिए इस चित्र का एक बहुत महत्व है, ऐसा मैं मानता हूँ। बस इतना ही इस विषय में कहना है। अगला सत्र जो है वो संविधान के 20, 21 और 22 इन तीनों भागों को एक साथ समाहित करते हुए किया जाएगा, और उसका क्या कारण है ये अगले सत्र के प्रारंभ में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।